is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Inheritance of Traits SAT 2। तो obviously SAT 1 जब हम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स होता क्या है। सेकंड, मैंने आपको मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी वहां पे एक्सप्लेन किया था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको कैसे सॉल्व आउट किया, कैसे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करा है। क्लियर? तो वहां पे जब हमने मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी कर लिया, जब हमें इंडिपेंडेंस आई मीन टू से इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में क्लियरली पता चल गया, तो अभी ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है उन्हें हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और भी आगे जो मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की वो मैकेनिज्म क्या रहती है। तो इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। जो ट्रेट्स हैं उनका एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है, उनका बेसिस क्या होता है। Actually, cellular DNA is a source of information for making proteins in the cell। क्लियर बात है कि जो सेलुलर डीएनए होता है वो क्या होता है, वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी भी सेल में प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए। क्लियर? दैट सेलुलर डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। And gene is the section of DNA that provides information for one particular protein। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का वो सेक्शन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। समझ में आया कि जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सोर्स होती है। क्लियर? और वो क्या करती है? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? और जो जीन है वो डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। दैट cellular DNA is the source of information for making proteins in the cell, and gene is the section of DNA that provides information for one particular protein। Clear? For example, if we know that plants have hormones that can trigger growth, so the amount of plant hormone formed will determine the plant height। Obviously, ये हम सभी जानते हैं कि जो plants हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को ट्रिगर करके रखते हैं। क्लियर? That the plants have hormones that can trigger growth, so the amount of plant hormone formed will determine the plant's height। तो कितना जो हमारा प्लांट का हार्मोन है उसका अमाउंट कितना होगा, कितना अमाउंट प्लांट हार्मोन फॉर्म होगा, ये क्या डिटरमाइन करता है? ये प्लांट्स की हाइट को डिटरमाइन करेगा। क्लियर? जो अमाउंट जो प्लांट हार्मोन है उसका जितना अमाउंट क्रिएट होगा, जितना अमाउंट फॉर्म होगा, वही प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करेगा। क्लियर? That the amount of plant hormone formed will determine the plant's height। The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it। अब जो plant hormone है उसका अमाउंट कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो प्रोसेस वहां पे फॉर्म हो रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्लियर? सिंपल सी चीज है कि जो अमाउंट है प्लांट हार्मोन का वो कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा, will depend on the efficiency of the process of making it, while the amount of plant hormone formed will determine the plant's height। Clear? Actually, the traits are controlled by genes only। और जो traits होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? वो genes के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। Just like plants, the traits in animals and human beings are also transmitted through gene from the parents by the process of sexual reproduction। सेम जैसे plants होते हैं वही सेम जो animals हैं वहां पे क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी जो ट्रेट्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनमें भी जो ट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो जीन्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सिंपल है, पेरेंट्स से यदि नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट्स हैं, जो जीन्स हैं उनको ट्रांसमिशन कराना है तो सिंपल है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके प्रोसेस से वो इजी हो जाता है। अब बताते हैं जो इनहेरिटेंस है उसके मैकेनिज्म क्या होगी। Actually, if both parents have to determine the traits in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene। Clear है? यदि दोनों पेरेंट्स किसी भी ट्रेट को प्रोजेनी में जो ट्रेट आया है उसको डिटरमाइन दोनों ही पेरेंट्स मिलके करते हैं तो दोनों पेरेंट्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज जो both parents must be contributing a copy of the same gene। सेम जीन की कॉपी उन्हें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, दैट इज उनका इक्वल अमाउंट होना चाहिए। Thus, each pea plant must have 2 sets of all gene। तो जैसे हमने मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन में पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट स्टडी करे थे तो वहां से यदि हम देखें
तो ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन, तो हर पी प्लांट जो है उस पे 2 सेट्स होने चाहिए सारे जीन्स के, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, जिसमें हर एक इनहेरिटेड होगा एक अलग पेरेंट से, क्लियर, दैट इज एक पेरेंट से एक इनहेरिटेड होगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा। सो वन जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, तो क्लियर है, जो एक जर्म सेल होगी उसमें कितना होगा, दैट मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। समझ में आया? पहली सिंपल सी बात ये है कि यदि दो पेरेंट्स मिलके किसी भी प्रोजेनी के ट्रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल के लिए जो पी प्लांट के हमने भी मेटल कंट्रीब्यूशन में स्टडी किया था, तो जो सेट है, जो पी प्लांट है, दैट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, thereby we can say that one germ cell must have only one gene set। क्लियर हुआ? Also each set of gene is present not as a single thread of DNA but as a separate independent pieces called chromosomes। क्लियर? जो जीन के जो सेट्स रहेंगे, क्लियर, each set of gene is present not as a single thread of DNA, वो डीएनए की कोई सिंगल थ्रेड की तरह प्रेजेंट नहीं रहेंगे बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस, जबकि वो किसकी तरह प्रेजेंट रहेंगे, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस की तरह प्रेजेंट रहेंगे जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलेंगे। क्लियर? एट ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, और हर सेल में क्या होगा, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज अवेलेबल होंगी, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, दैट इज दोनों कैसी होंगी, हर एक को एक किसी पेरेंट से इनहेरिटेड किया गया होगा, दैट इज वन मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। एक यदि मेल पेरेंट से ली गई है तो दूसरी फीमेल पेरेंट से गेन की गई होगी। सिंपल, समझ में आया? That each set of gene is present not as a single thread of DNA but as a separate independent pieces called chromosomes। Clear? And also each cell will have 2 copies of each chromosome, one inherited from each parent, that is one male parent and one from the female parent। And when 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of DNA of the species। जब भी 2 germ cell combine होंगी तो वो क्या करेंगे, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny। वो क्या करेंगी, जो normal number of chromosomes हैं, किसी भी progeny में available number of chromosomes हैं, उनको restore करके रखेंगी और ensure करेंगी कि जो DNA है species का वो stable रहे, उसकी stability attain वो कर ले। Clear? Such mechanism of inheritance explains the result of Mendel's experiment and is used by all sexually and asexually reproducing organisms। ये जो मैकेनिज्म होते हैं इनहेरिटेंस की, यही एक्सप्लेन करती हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को, एंड इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और हर सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इसे यूज करता है। तो समझ में आपको मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। Now we have to study about sex determination। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो एक और बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। दैट इज जो सेक्स है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। A person can have either a male sex or a female sex। सिंपल है, कोई भी पर्सन है उसका तो मेल सेक्स हो सकता है उसमें या फीमेल सेक्स होता है। The process by which sex of a newborn individual is determined is called sex determination। और वही प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी न्यूबॉर्न इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, वही क्या होगा, उसे हम सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। क्लियर? Actually, there are different strategies by which sex is determined in different species। क्या है कि obviously there are different strategies, काफी सारी strategies हैं जिनके थ्रू हम किसी भी different species में sex को determine कर सकते हैं। In some species, environmental factors are important in determining the sexes of developing individuals। कुछ species ऐसी भी होती हैं जिनमें जो environmental factors हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी डेवलपिंग इंडिविजुअल की सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट व्हिच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द स्प्रिंग। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर है, दैट इज जो फर्टिलाइज्ड एग्स को जिस टेम्परेचर पे रखा गया है वो टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा। In turtles, at high temperature, more females are formed, while in lizard, it gives rise to more males। That is, यदि high temperature है तो turtles में जो females हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा,
जबकि लिजार्ड्स जो है वो मेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी। दैट इज जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन हो रहे हैं, वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किसी भी सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। And the determination of sex occurs largely by genetic control in the human beings. But जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनमें क्या रहता है, उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसकी वजह से होता है, वो जेनेटिक कंट्रोल की वजह से होता है। The genes inherited from the parents determines the sex of the individual. जो जीन्स पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट की गई हैं वही डिटरमाइन करेंगी कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स क्या रहेगा। क्लियर? The disease inherited from the parents determines the sex of the individual. Actually, in human beings there are 23 pairs of chromosomes. Simple है, जो human beings है उनमें 23 pairs of chromosomes available है, out of which 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosomes. जिनमें 23 pairs तो chromosomes है, जबकि जो 22 pairs है वो क्या है, autosomes है। And I mean to say 23 pairs of chromosomes present है, जिनमें 22 pairs autosomes है, बट सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम है। क्लियर? These sex chromosomes vary in males and females. मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में ही ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये वेरी करते हैं। दैट इज मेल हैज 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। जो मेल होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दैट इज जो मेल है उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जबकि जो फीमेल है उसका जो ओवा है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स अवेलेबल रहते हैं। The sex of children will be determined by what they inherited from their father. जो सेक्स है चिल्ड्रन का वो किससे डिटरमाइन होता है, वो इसी से डिटरमाइन होता है कि जो कौन सा क्रोमोसोम जो इनहेरिटेड है, आई मीन टू से जो प्रोजेनी है उसने अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट किया। यदि जो प्रोजेनी है वो एक्स को इनहेरिट करेगी, दैट इज अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स द एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल। यदि कोई भी प्रोजेनी एक्स इनहेरिट कर रही है अपने फादर से, देन इट विल बी अ गर्ल। बट यदि वाई इनहेरिट हो रहा है, देन इट विल बी अ बॉय। क्लियर? अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम विल बी अ बॉय। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्या रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, एक वाई। जो ओवा होता है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। यदि जो प्रोजेनी है उसने मेल से एक्स लिया और ऑब्वियसली ओवा से तो जो दैट इज फीमेल है वहां से तो एक्स आएगा ही आएगा। जब ये एक्स एक्स कंबाइन होंगे तो जो प्रोजेनी फॉर्म होगी वो क्या होगी, फीमेल चाइल्ड होगी। क्लियर? बट यदि केस ऐसा है कि जो फादर है वहां से वाई क्रोमोसोम लिया गया और मदर से एक्स, तो क्या बनेगा, जो जाइगोट होगा उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, दैट इज मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल है, जो फादर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेट इनहेरिट किया जाता है, जो क्रोमोसोम फादर से इनहेरिट किया जाता है वही डिसाइड करता है कि जो सेक्स है वो बेबी का फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा। क्लियर? सो जेनेटिक्स क्या होता है, अभी हमने इतना सब स्टडी कर लिया अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, अबाउट हेरिडिटी, अबाउट इवोल्यूशन। अब बात आती है जेनेटिक्स क्या होता है। The rules of inheritance form the basis of genetics. जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के वही जो जेनेटिक्स है उसका बेसिस फॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स आर एनिमल हस्बेंड्री, इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। दैट इज नॉर्मली आप ये समझ सकते हो कि जो जेनेटिक्स है उनकी स्टडी हम काफी इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनमें जेनेटिक्स का यूज होता है। जैसे हमारी एनिमल हस्बेंड्री हुई, उसमें ऑब्वियसली क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, वहां पे क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए सोचते हैं, तो वो सब जेनेटिक्स की स्टडी में ही आता है। सेकेंड आती है हमारी लीगल एप्लीकेशन। इन दिस एनालिसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूज्ड टू सॉल्व कोर्ट केसेस एंड डिस्प्यूटेड परसेंटेजेस बेबी मिक्स इन हॉस्पिटल्स। दैट इज जो लीगल एप्लीकेशंस है, लाइक दैट कि यदि कोई ब्लड ग्रुप के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं जो कोर्ट केसेस जितने भी रहते हैं, यदि कोई भी डिस्प्यूटेड परसेंटेज है उसका केस हुआ, या फिर यदि हॉस्पिटल्स में बेबी मिक्स हो गए तो वहां पे जो एनालाइजिंग होता है वो सब जेनेटिक्स के थ्रू ही किया जाता है।
एग्रीकल्चर में भी ये हेल्पफुल रहता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक नॉलेज प्लांट ब्रीडर्स हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड सेवरल सुपीरियर वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड क्रॉप्स। क्योंकि एग्रीकल्चर में इसका क्या एप्लीकेशन रहता है, क्योंकि जब जेनेटिक नॉलेज है तो जो प्लांट ब्रीडर्स होंगे वो सक्सेसफुली काफी सारी सुपीरियर वैरायटीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सुपीरियर डिफरेंट फूड क्रॉप वैरायटीज का वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेथड व्हिच यूजेस कार्बन फॉर स्टडिंग फॉसिल्स। कौन सा ऐसा मेथड है जो कार्बन ऑब्वियसली को यूज करते हैं हम जिसमें फॉर स्टडिंग फॉसिल्स। तो एक्चुअली आई एम आस्किंग दिस इन अ एक्स्ट्रा वे, दैट इज ऑब्वियसली मैं आपको फॉसिल्स के बारे में नेक्स्ट सेशंस में स्टडी कराऊंगी। इस सेशन में क्वेश्चन रखने का एक सिंपल सा मेथड है, जस्ट आई वांट टू नो हाउ मच नॉलेज यू हैव फ्रॉम योर पास्ट। सो यू हैव टू आंसर दिस राइट नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your minds? Let's check out. Actually, carbon dating is a technique of determining the age of fossils by measuring the ratio of different isotopes of the carbon in the fossils material. जो कार्बन डेटिंग होती है वही एक ऐसी टेक्निक होती है जो फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकती है, और उसमें क्या होता है वो जो डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं कार्बन के फॉसिल मटेरियल्स में उन्हीं के रेशियो को वो मेजर करके जो एज है फॉसिल्स की उसे डिटरमाइन कर सकती है। क्लियर? दैट कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन इन द फॉसिल मटेरियल्स। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने सबसे पहले स्टडी किया कि जो ट्रेट्स हैं, जो इनहेरिटेंस ट्रेट्स हैं, उनके एक्सप्रेशन का बेसिस क्या होता है। सेकेंड हमने स्टडी किया कि जो हमारे ट्रेट्स हैं, जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या रहती है। उसके बाद में हमने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी किया और उसके बाद में हमने जेनेटिक्स के बारे में भी स्टडी किया। By the way, I think it's enough for this session. In next session, we are